Yes, ma'am. चलो कल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस बना था एवरीवन। मैम कौन से क्वेश्चन? कल तो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे ना, मैं क्लास में किए थे ना, ऑफलाइन क्लास में। यस मैम, यस मैम, वो तो हो गया था। क्वेश्चन बन रहा था, समझ में आ रहा है? यस मैम, वो तो आ रहा था। चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस दे रोज। यस मैम, क्वेश्चन कल वाला लास्ट क्वेश्चन एक मैंने बताया था, वो बना था या नहीं मुझे ये बताओ। कल एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिया था आप लोगों को, जिसमें था कि कुछ अमाउंट जो है वो कुछ टाइम में डबल हो जा रहा है, तो कुछ 8 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, जिसमें मुझे लगता है सबको ही प्रॉब्लम हो रही थी। याद है या नहीं? यस मैम। मैम वो क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन बता दे, बना या नहीं बना कुछ आइडिया नहीं। चलो क्वेश्चन एग्जैक्टली तो मेरे पास नहीं है, उसी तरह का एक क्वेश्चन बता दे। चलो क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है, डेटा मुझे कल का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ये याद है आपका किस तरह का मल्टीपल टाइप किया होता। देखिए एक क्वेश्चन, a sum of money doubles itself at compound interest in 15 years। मतलब कुछ अमाउंट P है जो खुद को डबल कर ले रहा है, डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर। मतलब P अमाउंट है वो जो 2P हो जा रहा है कितने टाइम में? 15 ईयर्स में, 15 साल में कोई अमाउंट दुगना हो जा रहा है। क्या इंटरेस्ट रेट है हमें नहीं पता, आर अननोन है। तो पूछा ये गया है इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। मतलब P वही अमाउंट सेम होगा, वो 8 टाइम्स कितने समय में हो जाएगा, 8P कितने समय में होगा। बट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ये कि जो भी डबल हो रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हो रहा है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा है। मैंने एक टर्म और बताया था जिसमें क्वार्टरली भी कैलकुलेट करते हैं, हाफ ईयरली भी कैलकुलेट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बट यहाँ पे जो है वो एनुअली हो रहा है, और वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिस पे हो रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला था A इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, सुनो क्वेश्चन हम पूछेंगे फिर लोग हैं। आपको पता है ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 एंड दैट टू द पावर T। और ये T जो है वो हमारे पास नोन है, दैट इज 15। P जो है वो 2P हो जा रहा है, तो P जो 2P हो रहा है दैट मीन्स A is equal to 2P and that is equal to P times 1 plus R जो कि अननोन है, हमें नहीं पता कितना है, R divided by 100 and that to the power T। और T कितना दिया है? 15 years। सो 15 साल में डबल हो रहा है, ऐसा 15 साल में डबल हो रहा है। यहाँ पे ये है पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट ये स्टेटमेंट लिखा था, इसके बेसिस पे ये इंटरप्रेट किया गया, उसको मैथमेटिकल फंक्शन फॉर्म में जब हम रख रहे हैं तो ये बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ देखो, ये इंफॉर्मेशन गेन करके हमें ये बना। इसी तरह क्वेश्चन ये है
ये जो p अमाउंट है वो 8p हो जा रहा है, मतलब 8 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसका 8 टाइम्स हो जा रहा है, 8 गुना हो गया है। तो इसी को जब हम इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स p, 8p is equal to 1 plus r by 100 and that to the power n, बिकॉज ये n ये तुम्हें फाइंड करना है, एग्जैक्ट हमें इसका आंसर नहीं पता और यही फाइंड करना ही क्वेश्चन है हमारा। तो ये दो इक्वेशन मिला है, सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे तुम्हें निकालना क्या है, n। कैसे निकालेंगे यही क्वेश्चन है और यही हमारा सॉल्यूशन ही है। अब देखो आपको करना ये पड़ेगा कि जो भी वैल्यू आप निकालेंगे उसको सिंप्लीफाई इस तरह से करोगे कि दोनों इक्वेशन से कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन निकाल लो। मतलब ये कर सकते हो, ये p इधर के से p कैंसिल कर लो। जब p कैंसिल करोगे दैट मींस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r by 100 and that to the power 15। मतलब अगर कहीं पे 1 प्लस r का पावर 15 लिखा हो तो उसको तुम 2 लिख सकती हो। यही मतलब हुआ ना इसका, बताओ। यस मैम। इसी तरह अगर हम यहाँ पे भी p कैंसिल कर ले, यहाँ भी p होगा, ये p कैंसिल कर ले तो 8 इज इक्वल टू इतना पावर लिखा जा सकता है। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 1 प्लस r बाई 100 का पावर 15 का वैल्यू 2 है। तो अगर हम इस 8 को 2 क्रॉस 2 ये लिख ले तो 8 आ जाएगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2। बताओ 8 का वैल्यू को 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर इन शॉर्ट हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं क्या 8 को। यस मैम। तो 8 2 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस वन। सिमिलरली दूसरा जो 2 है उसके लिए भी यही वैल्यू होगा, थर्ड जो 2 है उसके लिए यही वैल्यू होगा। दैट मींस आप ये लिख सकते हैं कि 2 का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस r by 100 and that to the power 15। सिमिलरली दूसरा जो 2 है उसके लिए भी सेम ही वैल्यू हो जाएगा, 1 प्लस r by 100 and that to the power 15। सिमिलरली जो थर्ड 2 है उसके लिए भी यही वैल्यू लिखोगे तुम, 1 प्लस r by 100 and that to the power 15। अब इन तीनों में देखो क्या है, ये और ये जो भी है उन सबका बेस सेम है और जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। मतलब इन सबका वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस r by 100 and that to the power 45। 15 को अगर ऐड करोगे 3 टाइम्स, so 15 plus 15 30, 30 plus 15 45, so 45 हो जाएगा। मतलब अगर कोई अमाउंट 15 साल में डबल होता है तो वो 8 टाइम्स हो सकता है 45 इयर्स में। ठीक है, ये हमारा यस मैम। कंक्लूजन है। अब आप इसको ऐसे बनाइए, अगर मैथमेटिकल टर्म्स थोड़े अच्छे से समझ में आता है तो, अगर नहीं आता है तो फिर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बनाया जा सकता है, जो कि लास्ट में मैंने कल बताया था, कल की क्लास में मैंने लास्ट में बताया था, याद है किसी को? मैथमेटिकल टर्म समझ में आता है तो सबसे अच्छा यही होगा, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर किसी को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन सब में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली चल रहा है तो फिर तुम क्या कर सकते हो,
कि जो अमाउंट है आपके पास उन सबको डबल करते चले जाओ। जो अमाउंट आपको मिल रहा है सबको डबल करते चले जाओ। मतलब अगर कोई अमाउंट P से 2P होता है 15 साल में, वो 2P से क्या हो जाएगा, 2P से 4P कितने साल में हो जाएगा बताओ, कितने साल में हो जाएगा? 2 से 4 मतलब P से 2P, ये वाला टर्म यहाँ से आया है। पहला स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है। P से 2P हो गया, डबल हो गया 15 साल में, और जो डबल हुआ था उस डबल का डबल हो गया, इसको भी डबल कर दोगे 15 से 30 साल में ये हो जाएगा। फिर जो 4P आया है उस 4P अमाउंट को अगेन तुम डबल कर लो तो वो 8P हो जाएगा। एंड 8P कितने साल में हो रहा है? 15 साल में ये हो गया, 15 का डबल कर दिए, फिर उस डबल का फिर से 15 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ से 45 हो जाएगा 15 साल में। ये 15 साल इनिशियल स्टेज था, इसका डबल, तो ये टाइम भी डबल हो गया 30, और इसका डबल मतलब ये जो टाइम है उसका डबल हो रहा है तो ये 45 हो जाएगा। इसको 3 गुना कर तो फर्स्ट स्टेप में 15 इंटू 2 13, और 13 जो आया है इसमें 15 इंटू 3 हो जाता है तो ये 45 ईयर्स में होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हो सकता, अगर थ्योरेटिकली समझ में आता है तो ये कर सकते हैं। लेकिन जिसको मल्टीपल में प्रॉब्लम है वो पता नहीं कुछ ऐसा भी कर सकती है, इसको 15 से 30 कर दे और इसको 30 से 60 डबल कर दे तो पता चला कुछ और ही आ जाएगा, आंसर 60 आ जाएगा। तो इस केस में अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आप एक्यूरेटली जा सकते हैं तो आप ये अप्रोच उठाइए। अदरवाइज जो पहला तरीका है वही उसका एक्चुअल साइंटिफिक तरीका है, ठीक है। तो वो ज्यादा रिलायबल है, जिसमें गलत होने का चांस नहीं है। लेकिन अगर उसमें आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आता मैथमेटिकल स्ट्रक्चर उतना, तो फिर आप इस अप्रोच के थ्रू जा सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है तो। नो मैम नहीं। क्वेश्चन दे बनाने के लिए बन जाएगा, दीजिए मैम। क्वेश्चन लिखो। What annual payment will discharge? What annual payment will discharge a debit of rupees? What annual payment will discharge a debit of rupees 7,620? 7,620. 7620. Okay? In 3 years. This due in 3 years. Time 3 years दे दिया है, t is equal to 3. At the interest rate of 16 into 2 by 3%. 16 into 2 by 3%. पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा दिया रहेगा, मैंने बताया था ये हमेशा दिया रहेगा, ईयरली है, एनुअली है, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, क्वार्टरली है ये भी लिखा रहेगा, हाफ ईयरली है ये भी लिखा रहेगा। तो यहाँ पे ईयरली है मतलब पर एनम जाएगा। सो वैल्यू ऑफ द बताना है आपको, अमाउंट क्या होगा। बैंकिंग फाइनेंस भी कुछ पढ़े हो गए, उसका भी कुछ किया जा सकता है, पढ़े हो ना ये सभी हम लोग, या फिर अभी पढ़ रहे हो शायद। बताइए क्या होगा।
बैंकिंग फाइनेंस वगैरह पढ़ रहे हैं आप लोगों को या नहीं है सिलेबस में? खुशी है सिलेबस में या नहीं? क्या मैम? बैंकिंग फाइनेंस सब है सिलेबस में? नो मैम। चलो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना क्या है? यस मैम, बना रही हूँ। क्या हुआ, बना या नहीं बना अभी तक? स्लो मोशन में मैम 3430। शुरू। 3430। चलो ठीक है, कैसे बनाएंगे थोड़ा बताओ तो मुझे। मैम पहले ईच इंस्टॉलमेंट को एक्स मान लिए, ईच इंस्टॉलमेंट को एक्स क्यों माने? वाई? क्योंकि मैम नहीं था ना वो दिया हुआ। इंस्टॉलमेंट में निकालने के लिए इंस्टॉलमेंट पूछा गया है क्या? क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। What annual payment will discharge? Okay, Debit. what annual payment will discharge? What?
So what we have to discharge the payments. Question समझाओ ना। क्वेश्चन समझाएंगे आप मुझे। तो क्वेश्चन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, बताओ मुझे क्या समझा रहा है, क्या है क्वेश्चन। मैम यही था ना क्वेश्चन, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज द डेब्ट ऑफ ₹720 ठीक है, ड्यू इन 3 years at 16.2/3% per annum compound interest। तो ये जो अमाउंट दिया है 7620 वो क्या है? यस मैम। टोटल अमाउंट देना है वो है, या फिर ये प्रिंसिपल अमाउंट है, या फिर ये टोटल अमाउंट है? ये है क्या गिवन, मुझे ये बता दो बस। प्रिंसिपल अमाउंट। ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो इसका कुछ इंटरेस्ट रेट होगा। यस नहीं होगा मैम। ना, जब इसमें कुछ यस मैम। इंटरेस्ट रेट इसका अमाउंट है तो जो तुम आंसर बता रहे हो वो टोटल इंटरेस्ट बता रहे हैं, या फिर हर साल मुझे क्या पैसे देने हैं ये बताना है। जो आंसर आ रहा है मैम मेरा जो आंसर है वो अमाउंट है। वो अमाउंट तो ऑब्वियसली वो अमाउंट ही होगा। वो क्या अमाउंट है, क्या मीन करता है वो अमाउंट? क्योंकि पैसे की बात करें तो ऑब्वियसली वो पैसा ही होगा। कितना पैसा को वो क्या मीन करता है? दैट इज द इंटरेस्ट और दैट इज द एनुअल इंटरेस्ट और व्हाट? ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। एनुअल इंटरेस्ट। वो एनुअल इंटरेस्ट है। मैम एक बार बता दीजिए, मुझे खुद कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूज तो तुम मुझे कर रही हो ना, इस क्वेश्चन को का जो सॉल्यूशन बता रहे हो उसके हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट मान के चले, या हम इसको इंस्टॉलमेंट अमाउंट मान के चले, या फिर हमें इस पे इंटरेस्ट देना है, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है। बस तुम मुझे ये बता दो फिर हम बता देंगे आंसर क्या है। डेबिट का मतलब पता है ना? क्रेडिट का मतलब पता है ना? डेबिट क्रेडिट क्या है? यस मैम। जब ये पता है तो फिर बताओ। $7,620 तो डेबिट है। 7620 डेबिट है, ठीक है। तो इस डेबिट पे इंटरेस्ट देना होता है या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड? यही मुझे यस बस नहीं समझ में आ रहा है, और मेरे हिसाब से ये तुम लोगों को ज्यादा समझ में आना चाहिए। डेबिट क्रेडिट मनी मैनेजमेंट सब आप ही लोग पढ़ते हैं ना, है ना? तो मुझे ये आप बता दो बस, और भी कोई बता सकता है तो बता दे। और जो तुम ये इंस्टॉलमेंट की बात कर रही हो वो क्या है ये मुझे बताओ, ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। आज तुम लोग से हेल्प लेके पढ़ना है मुझे। मैम वहाँ एनुअल पेमेंट की बात कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट। एनुअल पेमेंट की बात कर रहा है मतलब एक साल में जो पेमेंट हमको देना है वो, इसका मतलब तो यही समझ में आता है। बस वर्ड को हम अगर थोड़ा डिक्टेट करके समझने की कोशिश करें, एनुअल पेमेंट मीन्स आपको वो पेमेंट बताना है जो कि आप एक साल में पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 साल पेमेंट देना है, तो 3 साल जो पेमेंट हम देंगे वो इस अमाउंट पर देंगे, ये एक्चुअल अमाउंट है जो हमें पे करना है 3 साल में ब्रेक करके।
Yes, ma'am. क्या यस मैम? यही तो पूछ रहा है, ये तो मेरा क्वेश्चन है, आंसर बताओ ना। No, ma'am. ये थोड़ी छोटा होगा। सा टर्म तुम लोग 7. नहीं समझ पाओगे तो फिर तो वो क्या मैनेजमेंट का तुम लोग धज्जी उड़ा दोगे। जब पैसा का मैनेजमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो साथ ही होगा, है कि नहीं? बैलेंस शीट ही उड़ा दोगे। ये क्यों? देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। What annual payment will discharge a debit of rupees this due? ठीक है, this is the due amount और ये आपको पे करना है 3 years में इस इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, अब समझ में आया? दिस इज द ड्यू अमाउंट। ये ड्यू अमाउंट है, मतलब तुमको इतना पे करना है 3 साल में। ऑब्वियसली जब 3 साल में पेमेंट करना है तो अलग अलग साल में अलग अलग अमाउंट पे करेंगे, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। तो तीनों साल अलग अलग अमाउंट पे करेंगे, क्योंकि जब हम Yes. कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट साल जो पेमेंट होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है। सेकेंड ईयर जो पेमेंट करते हैं वो उसमें इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट पे आता है। थर्ड ईयर में करेंगे इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 साल में पेमेंट करना है, एनुअल पेमेंट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर कुछ पेमेंट करोगे, सेकेंड ईयर कुछ पेमेंट करोगे, थर्ड ईयर कुछ पेमेंट करोगे। और वो पेमेंट किस पे करोगे? जो पैसे आपने लिए हैं उस पे, और वो अननोन है। मतलब जो आप बता रहे थे कि P है, दिस इज नॉट P, दिस इज A। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट अननोन है और उस प्रिंसिपल अमाउंट को आपको इंटरेस्ट रेट देना है इसका 16 इंटू 1/3%। तो ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू 3 करो मल्टीप्लाई, 48, 48 प्लस 2 50, 50/3, मतलब R इज 50/3%। तो आप क्या लिखते थे? एक एक्स अमाउंट P होता था, इसको इंस्टॉलमेंट पे जब दे रहे हैं, मतलब 1 इंस्टॉलमेंट plus वर्ड 50 क्यों आया? by इंस्टॉलमेंट वर्ड क्यों आया? बिकॉज यू हैव टू पे दिस अमाउंट इन 3 years। सो फर्स्ट ईयर का कुछ और होगा, सेकेंड ईयर का पेमेंट कुछ और होगा, थर्ड ईयर का पेमेंट कुछ और होगा, इसलिए यहाँ पे वर्ड इंस्टॉलमेंट आता है। अब जो इंस्टॉलमेंट आप देंगे वो क्या होगा? फर्स्ट अमाउंट पे आप ब्रेक कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट 1 प्लस R, एंड R इज व्हाट? 50/3%। तो R का वैल्यू 50 और डिवीजन में हम 3 लिख देते हैं, बिकॉज ये लिखा 3 जा into सकता है। 100. एंड यहाँ पे 100 ऑलरेडी होता है तो हम 100 यहाँ लिखेंगे। ये फॉर्मूला का ही पार्ट है। और पावर में यहाँ क्या आ जाएगा? 1, बिकॉज दिस इज द इंस्टॉलमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो पावर में 1 आ जाएगा। दिस टर्म प्लस सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट जब लोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? इसमें ऐड कर दीजिएगा दिस टर्म x, वही अमाउंट जो आपने लिया है और ये आपको नहीं पता है, इंस्टॉलमेंट वही x है जो आपको पे करना है। तो ये टर्म आ गया 1 प्लस, रेट तो चेंज नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट का जो था वही है, दैट इज 50/3 50 into 3 into 100. into 3 नहीं, divided by 3 into 100. So this term to the power 2 because this is the second year's installment. ये इंटरेस्ट रेट डबल हो जाता है क्योंकि आपको क्या करना है? दूसरे साल का लिया। थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या टर्म आ जाता है? दिस टर्म into 1 plus divided by 1 plus 50/3 into 100। ये दो टर्म सब में सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, बिकॉज रेट चेंज तो हो नहीं रहा है, इंटरेस्ट रेट अलग अलग नहीं आ रहा है। और साथ में एक एक्सेप्ट मैंने ये भी बताया था 7620. एक मिनट, सो दिस टू द पावर 3 एंड दिस होल टर्म इज इक्वल टू, ये अमाउंट इस तरह से आप पे कर रहे हैं किसको? दिस ड्यू अमाउंट 7620, इस ड्यू अमाउंट को पे किया जा रहा है अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। याद है आप लोगों को? कभी ऐसा सुने हो ईएमआई पे कुछ खरीदा हो तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट हम देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लिया जाता है,
तो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए किसी तरह का रूल अप्लाई किया जाता है, फर्स्ट ईयर का ये होगा, सेकेंड ईयर का ये होगा, लेकिन ये जो एक्स है ना, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज नहीं होता है। कभी भी ईएमआई में सुने हैं साथ इस साल इतना पैसा देना है, अगले साल ऐसा देना है, ऐसा कुछ नहीं हो? नो मैम। मतलब अलग अलग मंथ में अलग अलग अमाउंट पे करना रहता है, ऐसा नहीं होता। पेमेंट हम फिक्स अमाउंट करते हैं, बट उसी में वो इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया जाता है जितने समय के लिए हमें ईएमआई पे करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये उसी पे बेस्ड है। फर्स्ट ईयर में हो सकता है हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, सेकेंड ईयर मान लो हम 5 साल में अगर पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, 5 साल का इंटरेस्ट हम पे करेंगे, लेकिन उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके हमें इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, मतलब ईएमआई का अमाउंट बताया जाता है, क्योंकि ईएमआई का अमाउंट हर बार बदलता नहीं है। क्या ऐसा सुने कभी लिया गया है कुछ ऐसा, लियो खरीदे हो देखे हो कुछ घर पे ऐसा कुछ लिया गया है जो ईएमआई पे के लिए हो, जिसका हर महीने एक ही अमाउंट पे करना होता है, अमाउंट चेंज नहीं होता है? यस। ठीक है, इसी के बेसिस पे उसका जजमेंट किया जाता है। तो हमें पैसा देना होता है, इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे होते हैं हम, लेकिन उसी उन सबको कैलकुलेट करके उसी हिसाब से ईएमआई को फिक्स कर दिया जाता है, ये वही है। तो यहाँ से जो एक्स निकालोगे वही हमारा सॉल्यूशन है। मतलब अब इसको आप निकाले तो 50 से 2 ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, ये 50 से फिर से 2 कैंसिल ही हो जाना है, ये भी कैंसिल ही हो जाना है, तो ये वैल्यू तो हर जगह फिक्स ही होगा ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 6/1 + 1/6 हो जाएगा, तो 6 इधर ऐड हो जाएगा तो 6/7, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा 6 × x/7। देखो जरा ये कैलकुलेट करके आएगा ना, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 + 1/6, 6 × 1 दैट इज 6 + 1 7, और ये जो डिवीजन में 6 होगा ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पे लिया जाएगा। इसी तरह यही काम यहाँ भी करोगे और हब में वैल्यू वही होने वाला है, बट यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7/6 यहाँ भी आएगा, बट 7/6 आएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें हो जाएगा ये 36x हो जाएगा, और डिवीजन में 49 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे 6 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा, तो 7 का क्यूब क्या होता है, किसी कोई आइडिया है तो बता सकता है, बताओ यार, तुम लोग मैथ्स बनाओगे पता नहीं, 7 का क्यूब नहीं पता, 6 का क्यूब नहीं पता, ये सब याद रखा करो। 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, तो सोशल एक्स। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम निकालेंगे, इन सबका एलसीएम ऑब्वियसली ये वाला टर्म आएगा, इसका डबल आ जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालो, फिर इसको ऐड करो, यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो जब इसको निकालना हो तो आप ये कर सकते हैं, इन सारे टर्म्स में एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आता है, एलसीएम देखो क्या आएगा, 343 तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। ये सब 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, और ये भी 7 का मल्टीपल है, तो हाईएस्ट मल्टीपल जो 7 का हो जाएगा वही यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो 343 का एलसीएम, 343 में अगर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक कम होगा उससे, तो मल्टीप्लाई करोगे उसको 6 से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आता है देखो जरा, 343 एक कम ही कर दो बस, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 294x अगेन प्लस 36 है, इसको 49 से डिवाइड करिएगा, जो वैल्यू आएगा उसको 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाता है 252, सब x सब में इंक्लूडेड होगा, x टर्म प्लस अगेन x टर्म इसमें आ जाएगा, तो इसमें तो वही है लास्ट में 216 हो जाएगा, 216x
अभी ये वैल्यू आया है हमें 7620 के इक्वल। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, बताओ क्या आ रहा है। मैम चलो ऐसे भी करो, तो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 7620 इंटू 343। तो किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी? हाँ तो ठीक है, वो मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई किए कैसे आएगा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? न्यूमरेटर वाले सारे टर्म को ऐड करना पड़ेगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दैट इज सिंप्लीफिकेशन। और अब आपको सिंप्लीफिकेशन ही करना था, जो प्रोसेस था वो वही। 7620 इंटू 343 अपॉन में 762। ठीक है, जो भी करना है करो ना, अपॉन 343 ये सब ऐड करके लाओ, उधर लाओ, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कैलकुलेशन आप उधर लेके उसको जाए, उसको ले लेके इधर आए, जो भी मैम करिए x आगे की वैल्यू 3430। 3430। ठीक है, यस so मैम। that is the installment। अब देखो जरा, 3430 बोल रही हो ना, 3430 अमाउंट यस तुमको मैम। फर्स्ट ईयर देना है, दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसी को दूसरे साल भी देना है, उसको तीसरे साल भी देना है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम करते हैं। जो आंसर आएगा मुझे वो बताओ, जो आंसर आएगा वो बताओ। 3430 इंटू 3 10,290। 10,000 290 90। 10,290। ठीक है, ये हुआ हमारे पास टोटल अमाउंट। और इतने पैसे का आप इस अमाउंट को ले रहे हैं। अब देखो जरा कितना पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, डिफरेंस निकालना। बताओ, वो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट कैसे दे रहे हैं, हर साल अलग अलग इंटरेस्ट दे रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट, 2670। तो उतना आप इंटरेस्ट दे रहे हो, बस इसका मतलब यही है, इंटरेस्ट इतना दे रहे हो। बट जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो, उस इंटरेस्ट को आपके प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन को ईएमआई की तरफ फिक्स कर लिया गया है। इसका मतलब ये है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसका सबसे ज्यादा यूज वही ईएमआई में होता है, जो आप पे करते हैं। कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो ईएमआई पे खरीदा जाता है, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर लिया जाता है, और ये अमाउंट ज्यादा आपको नहीं दिख रहा है, दोनों में गैप देखना, ज्यादा गैप नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 ही साल में आप पैसा पूरा क्लियर कर रहे हैं। अगर इसी ड्यूरेशन को 3 ईयर से थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तुमको कम दिखेगा, लेकिन तुम इंटरेस्ट ज्यादा पे करोगे। ठीक है, ये अमाउंट आपको कम दिखेगा, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा नहीं हो सकता है, 2000 के अराउंड कुछ दिखे, 5 इयर्स मान लो, इसको कर लो, तो अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का जो गैप है, जो 7620 और ये 10,260 और 90 जो भी है, ये गैप ज्यादा दिखेगा। गैप ज्यादा दिखने का रीजन क्या होगा, क्योंकि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लिया है और टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा, तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश यस लोग क्या मैम। करते हैं, जब भी ईएमआई पे कुछ खरीदते हैं, तो कोशिश क्या होता है कि ज्यादा समय तक ना रखें। अगर आपको ज्यादा समय तक रखना है, तो आपका ईएमआई तो कम हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। और अगर आप कम समय में वो ड्यू क्लियर करते हैं, तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब ईएमआई का अमाउंट ज्यादा होगा, लेकिन आप इंटरेस्ट कम पे करेंगे। ठीक है, यस मैम। तो अकॉर्डिंगली आप सोच सकते हैं क्या है, कैसे काम करना है। एक क्वेश्चन लिखो तो, बोलिए मैम।
What is the difference between compound interest? What is the difference between compound interest on rupees 5,000 for 1.5 years? What is the difference between compound interest on rupees 5,000 for 1.5 years? 5,000 के बाद मैम 5,000 for 1.5 years. At 4% per annum, at 4% per annum, compounded yearly and half yearly. Compounded yearly and half yearly. मतलब एक में आपको ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है और दूसरे में हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है, तो दोनों में क्या गैप होगा, मतलब कितना ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा तो कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, ये बताना करके देखो। ज्यादा गैप है नहीं है क्या है? एक में 4% इंटरेस्ट, 4% रेट दोनों में है, मतलब ईयरली और हाफ ईयरली दोनों में है, बट यही टाइम चेंज कर दिया गया है, रेट सेम रखा गया है, अमाउंट सेम रखा गया है, तो कितना गैप होता है, क्या डिफरेंस होता है? करके देखते हैं, या फिर करके देखना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।